सभी दोस्तों को आनंद शर्मा का नमस्कार। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप जानते हैं हम इतिहास विषय का अध्ययन कर रहे हैं और एमपीपीएससी मेंस के पेपर फर्स्ट की यूनिट 2 जो पार्ट ए की यूनिट 2 है एमपी हिस्ट्री, उसको हमने शनै शनै पूर्ण करने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं और ये सेकंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद गोंड वंश का वीडियो आने वाला है और यह यूनिट समाप्त हो जाएगी। फिर हम कुछ आंसर राइटिंग पर चर्चा कर लेंगे। दोस्तों, आज परमार वंश पर चर्चा होने वाली है। ये महत्वपूर्ण वंश है, इस पर प्रश्न बनेंगे। 10 मार्कर बनने की संभावना है। 7 मार्कर 10 मार्कर यहाँ से बनने की और 2 मार्कर भी बन सकते हैं। तो बड़े ध्यान से, एकाग्रता से आप यहाँ जुड़ना, सुनना मेरी बातों को। वीडियो को 2-4 बार देखना लगातार। और शॉर्ट नोट्स के माध्यम से मैंने यहाँ पीडीएफ लेकर आया हूँ, आप पॉज करके नोट्स भी बना सकते हैं। परमार वंश, परमार शत्रु का नाश करने वाला इसका शाब्दिक अर्थ होता है। यह राष्ट्रकूटों के सामंत थे। आपने देखा होगा एमपी हिस्ट्री में हमने जितने भी वंश पढ़े हैं, किसी ना किसी के सामंत रहे हैं। और ऐसा देखा जाता है, कोई भी नया वंश जब स्थापित होता है तो पूर्व में किसी बड़ी सत्ता के अधीन शासन करता है, और जब वह बड़ी सत्ता कमज़ोर पड़ जाती है तो फिर नवीन वंशों का उदय हो जाता है और वह सामंत अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं। इसी क्रम में उपेंद्र कृष्ण राज ने परमार वंश को स्थापित किया था। हालांकि ये राष्ट्रकूटों के सामंत थे। जो उपेंद्र या कृष्णराज थे, ये राष्ट्रकूटों के सामंत थे। और इनके बाद के भी कुछ शासक राष्ट्रकूटों के सामंत रहे। मित्रों, हर बार की तरह किसी भी वंश को पढ़ने से पहले जानकारी कहाँ से मिलती है, हम इस पर ध्यान देते हैं। तो इस बार परमार वंश के बारे में जानकारी के सोर्स हम याद करने जा रहे हैं। इन्हें अपने आंसर में मेंशन करके आप उत्तर को प्रमाणित कर सकते हैं। प्रमाणिक उत्तर अधिक नंबर दिलाता है। उदयपुर प्रशस्ति उदयादित्य द्वारा इसको लिखवाया गया था, उदयादित्य शासक के समय। इससे जानकारी मिलती है। भोज के साहित्य से हमें परमार वंश की जानकारी मिलती है। बहुत सारी रचनाएं भोज की है। राजा भोज सबसे प्रतापी शासक थे। धनपाल की तिलक मंजरी से जानकारी मिलती है। पद्मगुप्त द्वारा रचित नव साहसांक चरित से जानकारी मिलती है। इसके अलावा परमारकालीन मूर्तियाँ, सिक्के, स्थापत्य आदि है। इसके अलावा भी बहुत सारे साहित्य हैं, जैसे धनिक का यश रूप अवलोक नामक ग्रंथ, वहाँ से हमें जानकारी मिलेगी। तो ये इनमें से 2-1 सोर्स भी आप लिख देंगे, 2 या 3 नाम, तो काफ़ी रहेगा। किस समय परमार वंश ने शासन किया? 790 ईस्वी में उपेंद्र कृष्णराज ने स्थापना की थी। तब से लेकर लगभग 1305 तक, जब महलक देव परमार वंश के शासक थे, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था और आइन उल मुल्क ने परमार वंश के शासक महलक देव को पराजित करके दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत मालवा को ले लिया था। यह कहानी है समय काल की। राजधानियाँ प्रारंभ में उज्जैन थी। राजा भोज के समय राजधानी धार बन गई। धारा नगरी वर्तमान में धार। मुझे उम्मीद है आप याद करते जा रहे होंगे मेरे साथ, आपको आनंद आ रहे होंगे पढ़ने में। संस्थापक उपेंद्र कृष्णराज। ऐसे ही आपके आंसर की फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। वहाँ पर डेज करके हेडिंग बनाना, डेज, और ऐसा लिखना। लंबा लंबा नहीं लिखना है हमें, साफ़ सुथरा ऐसे जमा करके लिखना है। हालांकि आंसर राइटिंग पे मैं क्लास लेने वाला हूँ। प्रमुख शासकों की बात करें तो उपेंद्र, जिन्हें कृष्णराज भी कहते हैं, सीयक सेकंड, मुंज, सिंधुराज, भोज, उदयादित्य व महलक देव, इनके बारे में हमें 2-4 फैक्ट याद होना चाहिए। हालांकि भोज 10 मार्कर के दावेदार हैं। इसके अलावा मुंज भी 10 मार्कर के दावेदार हैं। भोज तो है ही सही 10 मार्कर के दावेदार, ठीक है, ये आ सकते हैं भैया। तो इनके बारे में मैं कंटेंट भी लाया हूँ। ये छोटा सा मैप दे दिया करो साइड में, 7 मार्कर बन पूछे तो दे दिया करो कि यहाँ शासन रहा। बहुत अलग, दूसरों से अलग बना देगा आपको ये।
ध्यान नहीं रहता वहाँ लिखने में, वहाँ की घड़ी टिक टिक करती है ना, तो लिख नहीं पाते हैं लोग, है ना। फटाफट ये चीज़ें करो, मेरे साथ आदत बन जाएगी। मैंने लगभग हर वंश में आपके सामने ऐसे मैप बनाया है, आप पुराने सारे वीडियो जाकर देखिए अपने। परमार शासक स्वयं को अग्निकुंड से उत्पन्न क्षत्रिय मानते हैं। अब क्षत्रियों की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है, राजपूतों की उत्पत्तियों से संबंधित सिद्धांत, उनको मैं आपको पढ़ाऊँगा किसी अलग वीडियो में, जब हम भारत के इतिहास का अध्ययन करेंगे। अभी आप अग्निकुंड से उत्पन्न क्षत्रिय मान सकते हैं इनको। अब हम एक एक करके शासकों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम उपेंद्र या कृष्णराज के बारे में जानेंगे दोस्तों। संस्थापक थे ये, तो पहली लाइन तो ये लिखना आप। इसके बाद इनकी राजधानी लिख देना, इनका समय काल आप लिख देना, 790 में स्थापना की थी। ये अलग से बार बार रिपीट ना हो इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन उत्तर लेखन के समय आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। द्विज वर्ग रत्न नामक उपाधि इन्होंने ली थी, ये जानकारी उदयपुर प्रशस्ति से मिलती है। द्विज वर्ग रत्न यानी जो द्विजों का वर्ग है, द्विज किन किन को कहा गया है आप जानते हैं? ब्राह्मण को द्विज कहा गया है, क्षत्रिय को और वैश्य को, 3 वर्णों को द्विज कहा गया है, शास्त्रों में जानकारी मिलती है। वैसे तो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए ही द्विज शब्द का उपयोग किया गया है, लेकिन क्षत्रियों को भी और वैश्यों को भी जब यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो दूसरा जन्म होता है, ऐसा माना जाता है। एक जन्म और दूसरा, तो 2 बार जन्म लेने वाला द्विज कहलाता है। तो द्विज के वर्ग है ना, उनके रत्न थे उपेंद्र। गोविंद III जो राष्ट्रकूट शासक थे, उन्होंने इन्हें मालवा में नियुक्त किया था। आपको पता है ये 8वीं 9वीं 10वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश और प्रतिहार वंश यही मुख्य वंश थे, और इनके अधीन सामंती रूप में छोटे छोटे वंश थे। इसी प्रकार उपेंद्र राज राष्ट्रकूट वंश के सामंत के रूप में मालवा में शासन कर रहे थे, और उन्होंने फिर पृथक परमार वंश की नींव डाली थी। हालांकि इनको वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता, क्योंकि इनके समय राष्ट्रकूटों का प्रभाव बरकरार था, उनके अधीन ही थे। अब उपेंद्र के पश्चात आपको बस नाम याद रखना है, इनको कोई विशेष तवज्जो नहीं देना है। कभी 2 नंबर में आ जाए तो आप ये बता सको कि ये परमार वंश के शासक हैं, और इनके बारे में थोड़ी जानकारी लिख दो, मालवा क्षेत्र में शासन किया। वही 2-3 फैक्ट तो आप दे ही दोगे। तो याद रख लेना, वेरी सिंह फर्स्ट, सियक फर्स्ट, वाकपति फर्स्ट, वेरी सिंह सेकेंड, ये शासक रहे। और ये लगभग 1000 साल तक 100 साल तक 110 साल तक इनका शासन रहा है। और ये सभी राष्ट्रकूटों के सामंत ही थे, यानी स्वतंत्र परमार वंश के शासक नहीं थे ये। यहाँ तक आपको क्लियर है? हो गया बात? अरे बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। नहीं हुआ तो वीडियो को बैक करो, पॉज करो, वापस दोबारा देख लो। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हम आएंगे सियक सेकंड पर। यह महत्वपूर्ण शासक है, ठीक है। सियक सेकंड को आप नोट कर लो अच्छे से, IMP भी कर लो इसको, ठीक है। सियक सेकंड, ये इनका कार्यकाल है। इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वास्तविक संस्थापक, बताओ? क्योंकि ये राष्ट्रकूटों से स्वतंत्र हो गए थे। कैसे स्वतंत्र हो गए थे साहब, ये बता देते हैं। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण III के सामंत योगराज से युद्ध किया, सौराष्ट्र क्षेत्र में उनको पराजित कर दिया। किन्होंने? सियक सेकंड ने। तो राष्ट्रकूटों से स्वतंत्र होने के कारण इनको वास्तविक संस्थापक। सियक सेकंड याद रखना, राष्ट्रकूट शासक खोटिग, है ना। पहले तो कृष्ण III के सामंत योगराज को हरा दिया, इसके बाद जब खोटिग शासक बना तो खोटिग को भी सियक सेकंड ने कालीघट्ट के युद्ध में पराजित कर दिया था। इस प्रकार से राष्ट्रकूटों की अधीनता पूर्णता समाप्त हो चुकी थी, राष्ट्रकूट के अधीन ये नहीं रहे, इसलिए इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। सियक सेकंड की कीर्ति जो उदयपुर प्रशस्ति और अन्य साहित्यिक स्रोत है उसमें ऐसा कहा गया है, हूणों पर आक्रमण करके उनको तहस नहस कर दिया था। हूणों के रनिवासों को वैधव्य गृह में उन्होंने परिवर्तित कर दिया था।
अनुमान लगा सकते हैं आप C1 सेकंड। तो इनके बारे में आपको क्या क्या फैक्ट याद रखने हैं। नंबर 1 क्या बताओगे कि ये वास्तविक संस्थापक थे। फिर बताना कृष्ण थर्ड के सामंत को हराया। फिर बताना नर्मदा तट पर कालीघट्ट के युद्ध में राष्ट्रकूट शासक खोटिग्गी को इन्होंने हराया। फिर आप बता देना हूणों पर आक्रमण कर उन्हें तहस नहस कर दिया। ठीक है, कार्यकाल याद रख लो तो अच्छी बात है, नहीं रखो तो इतना कोई ज़रूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। C1 सेकंड के बाद शासक बनते हैं वाकपति द्वितीय। इनको मुंज भी कहा गया है मित्रों। क्या कहा गया है? मुंज। ठीक है, 973 से 995 तक इनका शासनकाल रहा है। अब उपाधियाँ देखो इनकी। मुंज की, मुंज भी बहुत प्रतापी शासक थे। इसमें मैंने महत्वपूर्ण शासक लिए हैं आपके लिए जिनसे प्रश्न बनने की बहुत संभावना है, और ये पढ़ने के बाद कम से कम आपके पास इतना कंटेंट हो जाएगा कि आप खाली नहीं जाओगे। निश्चित रूप से आपकी लेखन कला अगर अच्छी है, कैसे आप विस्तारित करते हो, फैक्ट से कैसे आप किसी आंसर को बुनते हो। ठीक है, अब ये उपाधियाँ हैं तो उपाधियों में देखो पृथ्वी वल्लभ। पृथ्वी वल्लभ यानी कि ऐसा व्यक्ति जो राज्य का विस्तार करे, ठीक है, पृथ्वी पर जो योग्य हो, है ना, उनको ऐसी उपाधियाँ थी। श्री वल्लभ यानी जो कीर्ति समृद्धि वाला हो। कवि प्रिय, है ना, कवियों का साहित्यों का संरक्षण देने वाला हो। अमोघ वर्ष, ये एक राष्ट्रकूट शासक भी थे। अमोघ वर्ष वहाँ मत जाना आप, स्वयं अमोघ वर्ष की उपाधि उन्होंने ली थी। मुंज की अगर विजयों की बात हम करें तो गुहिल वंश के शक्ति कुमार को हरा दिया, नडोल के चौहान बलिराज को हरा दिया। मित्रों इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कल्याणी के चालुक्य तेलफ सेकेंड, आपको पता है कल्याणी के, वातापी के और गुजरात के ये जो चालुक्य थे ना अलग अलग, तो जो कल्याणी के चालुक्य थे तेलफ सेकेंड उस पर 6 बार अटैक किया था और विजय हासिल करी थी, लेकिन जब 7वीं बार अटैक किया तो स्वयं पराजित हो गए और वीरगति को प्राप्त हो गए थे मुंज। ठीक है मित्रों, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब मुंज के दरबार में कौन कौन थे? नव साहसांक, आपने कई बार इस रचना के बारे में सुना होगा, प्रीलिम्स में पूछी जाने वाली रचना है ये और कई बार पूछी गई है अलग अलग एग्जाम में। बहुत प्रसिद्ध रचना है, बहुत प्रसिद्ध। तो नव साहसांक चरित के जो रचनाकार है पद्मगुप्त इनके दरबार में थे। इसके अलावा धनिक जो काल निर्णय के रचनाकार है, इसके अलावा एक रचना और इनकी लिख लो, यशोपवलोकन ऐसी रचना है इनकी। दश रूपक के रचनाकार धनंजय, चतुर्विंश की स्तुति के रचनाकार शोभन और सुभाषित रत्न संदेह के रचनाकार अमित गति। आप पोंछ करके इनकी रचनाओं को लिख लो, इनके दरबार में थे। अब ये इतने साहित्यकार दरबार में थे तो एक कला और साहित्य के संरक्षक थे। ये सब चीज़ें आप बना लोगे, मैंने आपको सिखाया है, हर वंश में चीज़ें बताई है कि आपको कैसे आंसर लिखना है। अब पद्मगुप्त ने अपने साहित्य में क्या कहा है मुंज के बारे में देखो। विक्रमादित्य और 7 वाहनों की शक्ति समाप्त होने के बाद सरस्वती को कवियों के मित्र मुंज के यहाँ आश्रय प्राप्त हुआ। यानी सरस्वती, माँ सरस्वती यानी कि साहित्य कला इन सबको प्रश्रय आश्रय कहाँ मिला? मुंज के दरबार में मिला। तो इनसे इनकी प्रतिष्ठा और साहित्य संरक्षण का परिचय हमें मिल जाता है। सिंधुराज 995 में शासक बनते हैं परमार वंश के, परमार सिंधुराज। कुमार नारायण अवंती तिलक, साहसांक, विक्रमादित्य, ये उपाधियाँ इन्होंने ग्रहण करी। नव साहसांक चरित में इनके जीवन का वर्णन मिलेगा। कल्याणी के चालुक्य सत्याश्रय को इन्होंने पराजित कर दिया था, लेकिन गुजरात के चालुक्य चामुंडराज से ये पराजित हो गए थे। दोनों जगह मैंने हराया शब्द का उपयोग किया, लेकिन ये को और ने है ना, इन्होंने पूरा अर्थ बदल दिया है। ये होता है अधिकरण, वो क्या कहते हैं उनको, कारक चिन्हों का वो जो होता है ना।
ठीक है। राजा भोज 1000 ईस्वी में राजा भोज शासक बनते हैं और सबसे प्रतापी मोस्ट आईएमपी शासक, मैं कह रहा हूँ यूनिट 2 का सबसे इम्पोर्टेंट शासक अगर है, 2-4 शासकों के हम नाम लें तो विद्याधर जो चंदेल है, परमार वंश का राजा भोज मान लो आप, विद्याधर धंग राजा भोज, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है। और विक्रमादित्य जो गर्दभिल्ल वंश के थे, इनमें से 10 नंबर बनने की संभावना है। बाकी पूरा वंश पूछ ले तो फिर आप कर ही दोगे। कला प्रेमी, स्थापत्य प्रेमी, साहित्यकार, महान कूटनीतिज्ञ, सेना नायक, विद्या व्यसनी शासक थे राजा भोज, बहुत प्रतापी था। उदयपुर प्रशस्ति में इनकी विजयों का वर्णन मिलता है। राजधानी थी धारा नगरी, वर्तमान में धार। भोज के युद्ध और आक्रमण को आप रट लेना, रट्टा मार लेना, 10 नंबर में आ गया। नहीं तो ऐसा कैसे लिखना पड़ेगा, और लेखन की प्रैक्टिस भी कर लेना इन पर 10 नंबर की, मैं आपको आगाह कर देता हूँ। फिर बाद में मत कहना कि राजा भोज आ गया और हम लिख नहीं पाए। शाकंभरी के चौहान वीर्यराज को हरा दिया, नोट करो रटो बस। परंतु इसके बाद जो शासक था अलहिल है ना, उससे लड़ते हुए भोज के सेनापति सधा नाम था उनका सिर कलम कर दिया गया था, यानी उनके सेनापति की मृत्यु हो गई थी। ये भी एक फैक्ट मिलता है। कल्याणी के चालुक्य जयसिंह को हरा दिया इन्होंने। इस युद्ध में जयसिंह का सहयोग कलचुरी नरेश गांगेय देव कर रहा था और भोज का सहयोग चोल नरेश राजेंद्र प्रथम ने किया था, सेना भेजी थी उनके लिए, ऐसा उल्लेख मिलता है। मित्रों आप रट लें इनको, फैक्ट को, अगर याद नहीं रहता है आपको तो। मैं तो रटता हूँ। कोंकण के केशी देव को हराया, के आ रहा है नहीं, कैसे भी याद करो, केशी देव को हराया कोंकण के। कोंकण तो पता है, गोवा तट। कल्याणी के चालुक्य सोमेश्वर प्रथम ने धारा नगरी लूटी थी इनके समय, भोज के समय। कलचुरी नरेश लक्ष्मीकर्ण तथा गुजरात के चालुक्य भीम प्रथम ने गुट बना कर इनको पराजित किया। गुट बनाकर, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये लिखना भूल गया क्या मैं, पराजित क्या लिखो यहाँ पे, गुट बनाकर पराजित कर दिया इनको, है ना। तब उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर ऐसा कहा जाता है कि हद से ज़्यादा जो महत्वाकांक्षा थी इनकी, है ना, उन्होंने भोज को नुकसान पहुंचाया। और कलचुरी नरेश गांगेय देव को इन्होंने हराया था, जिससे ये कहावत बनी है। कलचुरी नरेश गांगेय देव को हराने के कारण कहावत बनी है। क्या बनी? कहाँ राजा भोज कहाँ गांगू तेली, छचुंदर के सर पे न भाई चमेली। गाना तो सुना ही होगा आपने। राजा भोज साहित्य, कला, स्थापत्य। अब ये योगदान, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि राजा भोज का साहित्य में, कला में, स्थापत्य में क्या क्या योगदान है, तो आप वही बढ़िया सा इंट्रो दोगे, मैं सिखाऊंगा आपको कैसे देना है। आंसर राइटिंग की क्लास लेंगे हम उसमें। साहित्य की बात करें तो इनकी पत्नी लीलावती भी गणितज्ञ थी, गणित की विदुषी थी। भास्कर भट्ट को विद्यापति की उपाधि दी थी, बहुत सारे विद्वान इनके दरबार में रहते थे। तिलक मंजरी के लेखक धनपाल जो जैन अनुयायी थे, राजा भोज के दरबार में थे। और ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स में 2020 का प्रश्न है, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। ठीक है। भोज के दरबार में 500 से अधिक विद्वान थे, ऐसा अबुल फजल ने आईन अकबरी में लिखा है। भोज को कविराज कहा गया है। रचनाएं क्या क्या थी भोज की? समरांगण सूत्रधार, इसमें वास्तुकला की जानकारी मिलती है। समरांगण सूत्रधार हो गई। इसके बाद युक्ति कल्प तरु, इसमें भी वास्तुकला की जानकारी मिलती है। शालिहोत्र, अश्व चिकित्सा के बारे में लिखा है भोज ने। कितनी रचनाएं लिखी दोस्तों? 13 रचनाओं का तो मैंने जिक्र करा, बहुत सारी किताबें लिखी इन्होंने। और ये युक्ति कल्पतरु में नावों के निर्माण के बारे में बताया उन्होंने। श्रृंगार प्रकाश एक पुस्तक है जिसमें पुराने शासकों पर प्रकाश डाला, जिसमें रामगुप्त का उल्लेख मिलता है, गुप्त नरेश। श्रृंगार मंजरी, व्यवहार मंजरी, राजा मार्तंड, राजा मुर्गांक, विद्या विनोद, चारुचर्या, सरस्वती कंठाभरण, ये एक रचना भी है। और ये एक वेद वो अध्ययनशाला सरस्वती कंठाभरण धार में। कूर्म शतक,
सरस्वती मंदिर के बाहर उत्कीर्ण है ये धार में कूर्म शतक रचना। आयुर्वेद सर्वस्व, बहुत महान शासक थे मित्रों, इन रचनाओं से आपको पता चल रहा होगा। हमारे भोज, कला और स्थापत्य की हम भोज की बात करेंगे तो भोजपुर नगर उन्होंने बसाया, वहाँ शिवलिंग की स्थापना, भोजपुर शिव मंदिर का निर्माण करवाया मित्रों, आप जानते हैं। वहाँ संस्कृत विद्यालय बनवाया था। चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था राजा भोज ने, और वहाँ विजय स्तंभ बनवाया था। धारा नगरी में सरस्वती मंदिर बनवाया, अध्ययन केंद्र की स्थापना की, साइक्लोपियन बांध का निर्माण करवाया भोज ने। अब आप कमेंट करके बताइए कि साइक्लोपियन बांध कहाँ है, आपका कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगा। वाग देवी की मूर्ति बनवाई थी मंथन से, मंथन मूर्तिकार थे उनसे। आपको बता दूं कि ये मूर्ति स्फटिक पत्थर से बनी है, और इस मूर्ति की प्रतिकृति, यानी ये वाग देवी की मूर्ति है, उसकी प्रतिकृति ज्ञानपीठ पुरस्कार में दी जाती है। भोज के बाद मित्रों शासक बनते हैं जयसिंह। कलचुरियों व चालुक्यों को बाहर निकाला इन्होंने, जयसिंह ने, यानी कि जो परमार के राज्य क्षेत्र में कलचुरी चालुक्य आधिपत्य जमाने लगे थे उनको बाहर निकाला था जयसिंह। ठीक है, ये याद रखना आप, जयसिंह भी परमार शासक थे। उदयादित्य, ये भी महत्वपूर्ण शासक हैं, 2 या 7 नंबर क्वेश्चन में आ सकता है ये। जयसिंह के बाद ये शासक बने चौहान शासक विग्रह राज की सहायता से इन्होंने मालवा को पुनः जीत लिया था। जो कलचुरी चालुक्य इनको बाहर हालांकि जयसिंह ने निकाल दिया था, पर फिर भी कुछ क्षेत्र शेष रह गया था मालवा का, उसे फिर से जीता था। भोपाल में इन्होंने सभा मंडल यानी एक मंदिर बनवाया था। और मित्रों ऐसा आरोप लगाया जाता है कि कुदसिया बेगम ने जहाँ मस्जिद बनवाई है ना, वहाँ पर पहले ये सभा मंडल था। चालुक्य जयसिंह सिद्धराज ने मालवा पर अधिकार कर लिया था। एक जयसिंह शासक परमार में भी था, एक जयसिंह यहाँ भी था, तो मालवा पर फिर लास्ट में इसके कार्यकाल के अंत में स्वीकार कर लिया था। और ये जानकारी मिलती है अवंतीनाथ नामक उपाधि ली थी जयसिंह सिद्धराज ने उससे। अब हम इनकी कुछ और उपलब्धियों पर नज़र डालें तो राजस्थान में उदयपुर नगर बसाया था इन्होंने। उदयपुर प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई थी, वहाँ नीलकंठ मंदिर का निर्माण करवाया था। और उदयपुर प्रशस्ति से परमार वंश की जानकारी मिलती है, यही लिखना आप मेन तो सब जगह ये याद रखना। इसके बाद जो अन्य शासक थे लक्ष्मण देव, नरवर्मा, देवपाल इत्यादि, ये कोई उल्लेखनीय नहीं है, बस याद रखना कि लक्ष्मण देव आ जाए, नरवर्मा और देवपाल 2 नंबर के प्रश्न में, तो आप वही 2-3 चीज़ें, ये परमार वंश के शासक थे, इनकी राजधानी उज्जैन थी, मालवा पे शासन किया, ये वही घिसी पिटी अपनी। महलक देव अंतिम शासक परमार वंश के महलक देव थे, 1305 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इसमें आप थोड़ा और नोट करना, अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा आक्रमण किया था, खिलजी वंश के शासक आप जानते ही हो। तो 1305 ईस्वी में आइन उल मुल्क नोट कर लो, आइन उल मुल्क सेनापति था इनका, और उनकी जीत हुई थी, तो और अंततः दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आ गया था मालवा क्षेत्र। तो महलक देव अंतिम शासक थे। क्या पढ़ा मित्रों हमने क्या क्या पढ़ा? हमने देखा जो परमार वंश है वो 790 में स्थापित हुआ था, उपेंद्र राज ने स्थापित किया था। ठीक है, और अंतिम शासक कौन थे? महलक देव। प्रमुख शासक कौन कौन थे ये भी हमने देखा है, तो आपको पता है सीएक सेकंड, उपेंद्र तो थे ही सही, सीएक सेकंड के बारे में हमने जाना, वो वास्तविक संस्थापक थे। फिर सिंधु राज के बारे में याद रखना, मुंज और सिंधु राज, वाकपति मुंज फिर सिंधु राज। इसके बाद राजा भोज, उदयादित्य का थोड़ा याद रखना, और महलक देव। इस प्रकार हमने आज परमार वंश पूरा किया है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और आप निरंतर अध्ययन करते रहिए।
इसी प्रकार बने रहिए। कल आखिरी वीडियो आएगा गोंड वंश का और हम यूनिट 2 को फिनिश कर लेंगे। फिर हम आंसर राइटिंग की कितनी ही क्लासेस लें वो अलग बात है, लेकिन कंटेंट के स्तर पर आपका यूनिट 2 ख़त्म हो जाएगी। फिर हम आगे विचार करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट को लें। मैं सोच रहा हूँ कि हम यूनिट 5 जो रियासत है उनको पूर्ण करें। जो भी है, मुझे जो उचित लगेगा, जो उससे सुझाव आएंगे, आगे वीडियो आपको मिलते रहेंगे जैसे जैसे मुझे समय मिलता है। आपका सहयोग करने को लेकर मैं प्रतिबद्ध हूँ। आप अपने अधिक से अधिक मित्र जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उन तक वीडियो को पहुँचाइए, जितनी मदद हो उतना अच्छा है। तो अब आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।